नमस्कार, वेलकम टू फैक्ट जेस। आजकल चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं, बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल भी छप रहे हैं। आखिर क्या है पूरा इशू और क्या है पूरा इतिहास? चलिए सारे फैक्ट को डिटेल में हम लोग देखते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था, 1894 के आसपास चाइना में क्वीन वंश का शासन हुआ करता था। इस वंश के शासक बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ करते थे, इसलिए चाइना छोटे छोटे राज्यों में बँट गया था। इसी का फ़ायदा उठाने के लिए सबसे पहले जापान आया और इसने फर्स्ट साइनो जापान युद्ध लड़ा और चाइना का कुछ हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया था। इसके बाद 1912 में एक लीडर होते हैं चाइना में, उनका नाम होता है सन यात सेन। उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, उसका नाम था काओमिंटांग पार्टी। काओमिंटांग पार्टी का एक सपना था कि वो एक यूनिफाइड चाइना देखें, जैसे कि हमारे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का था। काओमिंटांग पार्टी कहीं ना कहीं अपने सपने में सफल भी हो गई थी, लेकिन अचानक 1925 में सन यात सेन की मृत्यु हो जाती है। इसलिए काओमिंटांग पार्टी दो भागों में विभाजित हो गई। एक थी कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरी थी नेशनलिस्ट पार्टी। नेशनलिस्ट पार्टी के जो लीडर थे उनका नाम था चिंग काई शेक और कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर थे उनका नाम था माओ जेडुंग। ये दोनों पार्टी सत्ता के लिए संघर्ष करने लगी। ये संघर्ष इतना बढ़ गया कि इसने एक सिविल वॉर मतलब गृह युद्ध का रूप ले लिया था। तभी इस मौके का फ़ायदा जापान ने उठाने की कोशिश की और चाइना पर मिसाइल से अटैक कर दिया। मिसाइल से अटैक करने के बाद जापान ने कुछ हिस्सा चाइना का कब्जा कर लिया था। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए दोनों पार्टीज़ ने संघर्ष विराम की घोषणा की, लेकिन तभी अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 की सुबह हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा दिया। 3 दिन बाद ही 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिरा दिया था। इन दो अटैक के बाद जापान पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका था और खुद से युद्ध से साइड हो गया था। जैसे ही जापान साइड में हुआ, इस मौके का फ़ायदा कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थकों ने पूरी तरीके से उठाया और नेशनलिस्ट पार्टी के समर्थकों को चाइना छोड़कर भागने पर विवश कर दिया। जो नेशनलिस्ट पार्टी के समर्थक थे वो चाइना को छोड़ के ताइवान पे आ गए। ताइवान का नाम था फार्मूसा टापू। फार्मूसा टापू पे आए, इसका नाम उन्होंने ताइवान रखा और तब से एक बड़ा चीन हो गया। जो चीन का मेन लैंड है उसको हम बड़ा चीन, और जो छोटा चीन ताइवान है उसको हम छोटा चीन कहते हैं। बड़े चीन का नाम क्या हुआ? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। छोटे चीन का नाम रखा गया रिपब्लिक ऑफ चाइना। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग थे वो ये मानते थे कि सर्वे सर्वा राजा होता है, राजा के हिसाब से प्रजा को रखना चाहिए और प्रजा या जनता जो होती है उसके पास कोई अधिकार नहीं होने चाहिए। लेकिन जो नेशनलिस्ट पार्टी के लोग थे वो ये मानते थे कि नहीं, ऐसा नहीं है, एक गणराज्य होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए, जनता अपने राजा का चुनाव करे और जनता को सारे अधिकार होने चाहिए। तो जब दोनों विभाजित हो गए तो कभी भी नेशनलिस्ट पार्टी ने सबसे बड़ी गलती ये की कि नेशनलिस्ट पार्टी के समर्थकों ने ताइवान को कभी भी स्वतंत्र राष्ट्र घोषित नहीं किया। उन्होंने ये बोला कि ये बड़े वाले चाइना को हम एक न एक दिन अपने अंडर कर लेंगे। जो बड़ा चाइना मेनलैंड चाइना था उसने कहा कि अच्छा, तो कभी न कभी हम भी तुमको अपने अंडर कर लेंगे। अब होता क्या है कि कोई भी रिप्रेजेंटेटिव चाइना में जाता है या चाइना का कोई रिप्रेजेंटेटिव किसी दूसरे देश में जाता है तो चाइना उससे वन चाइना पॉलिसी साइन करवाता है। वन चाइना पॉलिसी का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि ताइवान कोई देश नहीं है, दुनिया में सिर्फ एक है, एक देश है, उसका नाम है चाइना, और चाइना नाम का कोई दूसरा देश दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। इस देश को भारत और अमेरिका समेत दुनिया के 160 देशों ने साइन किया हुआ है। अच्छा, इतना सब होने के बाद क्या हुआ कि दोनों देश अपने अपने तरीके से डेवलप करने लगे। चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया और ताइवान जो है सिलिकॉन इंडस्ट्री का बादशाह बन गया। बादशाह कैसे बना? पूरे वर्ल्ड का 60% सेमीकंडक्टर अकेले ताइवान प्रोड्यूस करता है। जैसे जो बड़ी बड़ी मोबाइल कंपनीज होती हैं, जैसे एप्पल हो गया, या सबसे बड़ी कंपनी जो होती है ऑटोमेटिक कार ड्राइविंग पे टेस्ला आती है, वो सब जो सेमीकंडक्टर खरीदती है वो ताइवान से ही खरीदती है। इनको
जो चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है TSMC, ये सेमीकंडक्टर प्रोवाइड करवाती है। दुनिया आजकल इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुकी है सेमीकंडक्टर पे, मानो दुनिया सेमीकंडक्टर पर ही सांस ले रही हो। अगर ये सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन रुका तो सारी चीज़ों के दाम आसमान छू जाएंगे। इसलिए कोई भी विश्व का देश ये चाइना और ताइवान की जंग नहीं चाहता सिवाय पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। देखिए, अब देखते हैं रिसेंटली ये टॉपिक इतना हॉट टॉपिक क्यों बना हुआ है। देखिए, अमेरिका भी सेमीकंडक्टर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि अमेरिका सुपर कंप्यूटर्स का हब है। अगर सेमीकंडक्टर की सप्लाई रुकी तो अमेरिका के सारे संस्थान काम करना बंद कर जाएंगे, जैसे टेस्ला, नासा, एप्पल। ये सारे संस्थान कहीं ना कहीं ताइवान पर डिपेंड करते हैं। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने ताइवान के साथ बहुत सारे रिश्ते मजबूत करने की कोशिश की थी और बहुत सारे पॉजिटिव कदम भी उठाए थे। अब होता क्या है कि अमेरिका में दो हाउस होते हैं। एक हाउस होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और एक होता है सीनेट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी, अगर अपने इंडिया में बोला जाए तो सभापति। तो रिसेंटली उन्होंने नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की विजिट करने का निर्णय लिया। हालांकि जो बाइडन इससे खुश नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये निर्णय लिया और ताइवान की विजिट की। इस पर चाइना ने रिएक्ट किया। जैसे ही नैन्सी पेलोसी ताइवान में लैंड करती हैं, ताइवान के राष्ट्रपति उनका भव्य स्वागत करते हैं। हालांकि सुरक्षा कारणों से एयरपोर्ट पर अंधेरा कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी चाइना ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया था और चारों तरफ से मिसाइल दागने शुरू कर दिए। 5 मिसाइल जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी जाकर गिरे। हालांकि अमेरिका की रिप्रेजेंटेटिव ताइवान में थी, इसलिए अमेरिका काफ़ी एक्टिव था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो 8 लड़ाकू विमान, 5 ईंधन भरने वाले विमान, 1 विमान वाहक पोत, 4 युद्ध पोत ताइवान के आसपास स्थित थे। 22 विमानों ने नैन्सी पेलोसी को एस्कॉर्ट किया था। 25 वर्षों में अमेरिका का कोई हाई रैंक ऑफिसर पहली बार ताइवान में विजिट कर रहा है। नैन्सी पेलोसी इस समय साउथ कोरिया पहुंच चुकी हैं, इसलिए अब सारे जो खतरे के बादल थे वो नैन्सी पेलोसी के ऊपर से हट चुके हैं। एक मिशन 2027 नाम से बहुत ही वायरल होता है चाइना में। इसका मतलब ये है कि 2027 तक चाइना ताइवान को कब्जे में ले लेगा। अच्छा, इस सब बातों के बीच में एक क्वेश्चन आता है कि क्या भारत को इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए, मेरे हिसाब से तो भारत को इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि अभी अगर भारत चुप बैठेगा तो चाइना के टारगेट पे सिर्फ एक देश रहेगा, वो है ताइवान। जब चाइना ताइवान पे कब्जा कर लेगा, उसके बाद वो अपनी साम्राज्यवादी नीति भारत में भी फैलाने की कोशिश करेगा। इसलिए इंडिया को भी चाइना बॉर्डर पर युद्धाभ्यास शुरू कर देना चाहिए। एटलीस्ट चाइना पैनिक में तो आएगा। ताइवान या इंडिया किसी एक पर चाइना फोकस नहीं कर पाएगा और यही एक बहुत बड़ी जीत होगी। आई होप आपको ये सारी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।